मेरा यूं टूटना और टूट कर बिखर जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है और नया नहीं है। किसी ने बहुत कोशिश की है मुझे इस हालात में पहुंचाने की। साथियों नमस्कार, मैं हूं भारतीय जननायक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी कोई आपदा या त्रासदी आती है या देश में संकट आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और कमज़ोर लोगों का ही होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं और बड़े बड़े संसाधन हैं और 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का सैनिटाइज़र है, 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक का मास्क है। ऐसे में एक सवाल है कि गरीब आदमी सोचता है कि अगर 200 रुपये का मैं मास्क खरीदता हूँ या 500 रुपये का मैं मास्क खरीदता हूँ या 100 रुपये का सैनिटाइज़र खरीदता हूँ, इतने में मैं अपने परिवार के लिए या अपने घर के लिए राशन या सब्जी लेकर के जाऊंगा। हम बहुत चिंतित हैं और विचलित भी हैं कि जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ के सरकार को किसी भी गरीब से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत ही कटु सत्य है और यह सच है। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है और यह सही भी है, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ ढोंग करता हो, और ढोंग किस प्रकार से करता हो, आप बताइए कि एक एसी में बैठ करके इतने बड़े बंगले में, प्रधानमंत्री का जो बंगला होता है बहुत आलीशान होता है, सैकड़ों नौकर चाकर होते हैं, सैकड़ों गाड़ियां होती हैं, वहाँ आधुनिक सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर बैठ करके और इस प्रकार से अंगोछे का इस्तेमाल करना, क्या आप बताना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी, आप देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं? देश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं या आप हमारे देश की छवि को दूसरे देश में ये बताना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के पास एक मास्क तक नहीं है? हमें शर्म आती है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, जिस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ ढोंग करता हो, झूठ बोलता हो और आपकी भावनाओं से खेलता हो, वह भला गरीब के दर्द को या तकलीफ को कैसे सरोकार रखेगा या कैसे आपके दर्द को महसूस करेगा? इसका ताजा उदाहरण है, कोरोना काल में गरीब एवं मजदूर के बिना किसी योजना के, बिना किसी रणनीति के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। क्या आपको लगता है ये ठीक हुआ? मैं समझता हूं यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि गरीब और प्रवासी मजदूरों के पास ना तो पैसे थे और ना ही राशन था और ना ही खाने का इंतजाम था। ऐसे में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है, वही मजदूर अपने घर को निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रवासी मजदूर औरंगाबाद जैसे रेलवे ट्रैक के शिकार हो जाते हैं और वहाँ पे मजदूर कटकर मर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? साथियों, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जो लोग सरकार में बैठे हैं उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? साथियों, इस पर रेलवे ट्रैक से लेकर के जो घटना घटी है और उसके साथ अन्य जगहों पे जो लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, मजदूर फंसे हुए हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं हैं। आए दिन आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हम सबको विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। दुख होता है कि क्या हम लोग ऐसे भारत में निवास करते हैं जहां पर हम अपने मजदूरों को
अपने लोगों को हम सुविधा तक नहीं देने की स्थिति में हैं। दूसरे देशों पे सिर्फ उंगली उठा देना या दूसरे देशों में ये कह देना कि दूसरे देशों से हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस सवाल का यही जवाब है? मैं समझता हूं कतई इस सवाल का ये जवाब नहीं है, क्योंकि कई मामले में दूसरे देश हमसे बेहतर स्थिति में हैं। साथियों, मजबूरी के कारण, भूख के कारण, पैसे के कारण बहुत सारे हमारे मजदूर साथी, गरीब साथी तड़प तड़प करके दम तोड़ रहे हैं। और इस तथ्य को, इस आंकड़े को छुपाया जा रहा है। ये संख्या बहुत बड़ी है और इस संख्या को दबाने की कोशिश की जा रही है। और दिन भर जो माइक लेकर भौंकने का काम करते हैं रिपोर्टर, उनको शर्म नहीं आती है। वो हमारे और आपके बीच से हैं, इसके बावजूद गरीबों का दर्द उनको दिखता नहीं है। ये भौंकने वाले लोग सिर्फ जब हड्डियां फेंकी जाती हैं तभी भौंकने का काम करते हैं। मुझे दुख होता है देश के चौथे स्तंभ पे, हमें दुख होता है देश की न्यायपालिका पे, हमें दुख होता है देश की सरकार पे कि हमारे यहाँ एक कैसी परंपरा चल चुकी है। हमारे भारत को किसकी नज़र लग चुकी है, यह एक चिंतन करने का विषय है। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। हम दूसरे देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंख पर बधी हुई पट्टी हम आज खोल देना चाहते हैं। यह प्रधानमंत्री का कौन सा प्रदर्शन है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और उनके स्वागत में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हाँ साथियों, 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। और हमारे देश के गरीब मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं दी जाती है, मास्क नहीं दी जाती है, सैनिटाइजर नहीं दिया जाता है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। और वही अमेरिका भारत को धमकी देता है, और वो धमकी, ऐसा धमकी कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा यदि भारत नहीं देता है तो भारत परिणाम भुगतने को तैयार रहे। हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो मेडिसिन है, उसको धमकी के बदौलत अमेरिका हथियाना चाहता है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने क्लोरीन जैसे मेडिसिन को देश के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चेतावनी के तौर पे कहा कि अगर आप हमको क्लोरीन दवा मेडिसिन नहीं भेजते हैं तो आप इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ट्रंप बचाओ, ट्रंप बचाओ, ट्रंप बचाओ। डर कर दवा भेजने पर मजबूर हो जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। कहा जाता था कि पुराने सरकार में, यानी पिछली सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मजबूर प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार में कमजोर प्रधानमंत्री भी हैं। कुल मिलाकर जो भी लॉकडाउन किया गया, और वह एक धोखा था, फरेब था, झूठ था। क्योंकि जब देश में आंकड़े कम थे तो लॉकडाउन किया गया, और जब लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर लोगों को उनके घर भेजना था, उनको घर सुरक्षित पहुंचाना था और पहुंचा करके ट्रेन की व्यवस्था करनी थी, उस समय संसाधन की व्यवस्था करनी थी, लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी थी, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को दूध की व्यवस्था करनी थी, तो सरकार नहीं कर पाई।
और सरकार पूरी तरह से कोरोना एंगल पे, कोरोना फैक्टर पे फेल हो गई है। अब ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पर्दे को से ढकने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मामले कोरोना के डबल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार जानबूझ करके सरकार शराब की दुकानें खोल रही है, ट्रेन खोल रही है, जहाज़ें खोल दी हैं। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि सरकार आंकड़ों और तथ्यों को छुपा रही है। आंकड़े बहुत भयावह हैं, बहुत गंभीर हैं और बहुत ही दुखद हैं। हमारे देश में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सरकार के पास कोई इसका इंतज़ाम नहीं है कि वह पता कर सके कि देश में अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। सही बात तो यह है, जब उनकी जांच ही नहीं हुई तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ इतने नहीं, इतनी संख्या में कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना हमारे देश में पूरी तरीके से फैल चुका है और मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, और आप याद रखिएगा कि हमको कोरोना के साथ ही अब जीना और मरना है, क्योंकि अब भारत की व्यवस्था अब भगवान भरोसे है, सरकार भरोसे नहीं है। क्योंकि अब कोरोना के साथ साथ अपने बचाव के तरीके से ही हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। हालात बहुत नाजुक है। अगर टीवी देखकर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है और सामान्य है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि टेलीविज़न आपका है, बिजली आपका है और समय आपका है। परंतु यह तीनों आपका है, परंतु यह तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि आप खुश होना चाहते हैं तो आप खुश हो जाइए टेलीविज़न देख करके, क्योंकि समय, टेलीविज़न और बिजली, ये तीनों आपका है। इन हालातों में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा विपक्षी लोगों का, जो देश में विपक्ष की राजनीति करते हैं, चाहे वो अखिलेश जी हुए, चाहे अखिलेश यादव जी हुए, मायावती जी हुई या राहुल गांधी जी हुए। ये पूरी तरीके से अंधे और खुंद हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। इनको भी जनता से कोई सरोकार नहीं है। लगता है जैसे ये नींद में सो रहे हैं। साथियों, आप सभी को मैं एक बार शुभकामना देना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें, एहतियात के तौर पे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी पे उम्मीद ना करें और आप अपने बच्चों का और अपना स्वयं ध्यान रखें। हमारी कई नेताओं से बात हुई है, यहाँ तक कि भाजपा के कई नेताओं से मेरी बात हुई है। उन लोगों ने भी कहा है कि हालात ठीक नहीं हैं और सच्चाई कुछ है और हमारे देश के नेता और प्रधानमंत्री सच्चाई कुछ और आंकड़े कुछ और दे रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय है और जिस तरह से हमारे देश में कोरोना की महामारी लगातार फैल रही है, आने वाला समय और भी संकट का हो सकता है। लेकिन हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, वह संकट का दिन ना आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और देश के कल्याण में, देश के योगदान में, गरीबों से लेकर के हर व्यक्ति का मदद करने में हम लोग आगे आएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये जननायक विश्लेषण है
और जननायक विश्लेषण पार्ट 2 आप देख रहे हैं। अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको जो नया वीडियो अपडेट होगा आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।